Welcome back, dear students, in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, again I am here with a new video and with a new topic, which is straight line, chapter 10, class 11th maths NCERT. तो जैसा आज टॉपिक का नाम है स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन, तो मुझे दो लाइनें याद आ चुकी हैं. That a smile is a curve which makes every problems a straight line. सो प्लीज़ ऑलवेज कीप स्माइलिंग स्टूडेंट. आपकी स्माइल वो चीज़ है कि आप अगर उसके साथ हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है स्टूडेंट कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, स्ट्रेट लाइन हो जाती हैं. तो चलिए विद दिस मोटिवेटिंग लाइन्स नाउ वी आर लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. सो चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन. तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन देखिए, आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए रितिका मैथमेटिक्स क्लास को एंड इस इंट्रोडक्शन वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं नाउ. तो सबसे फर्स्ट पार्ट है, आप देखिए स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा. स्ट्रेट लाइन दैट इज वी नीड 2 पॉइंट्स. ये तो आपको पता है, आपने प्राइमरी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में स्ट्रेट लाइन को समझा है. इवन इन 10th क्लास में चैप्टर 7 आपका स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ पर आपने देखा था, वहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइंस के बारे में सारी कुछ फॉर्मूला वगैरह आपने वहाँ पर देखे थे. तो क्या है, बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक बार चलिए रिकॉल करते हैं क्लास 10th एंड उसकी प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जब आप 2 पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं देन ऑलवेज दीज 2 पॉइंट्स गिव यू अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ऑलवेज गिव्स यू अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स टू मेक अ स्ट्रेट लाइन. तो ये तो थी बिल्कुल बेसिक सी बात स्टूडेंट. अब देखिए स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा, आपने पढ़ा है इसके बारे में. तो सबसे पहले अब हम आते हैं कि स्ट्रेट लाइन है क्या. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इन इजी लैंग्वेज यू कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा प्लस योर ज्योमेट्री. यानी कि आप स्ट्रेट लाइन के अंदर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो आपको स्ट्रेट लाइन में मिलता है स्टूडेंट. ठीक है, अब आपने ज्योमेट्री 2 टाइप्स की पढ़ी हैं. कैसी है ज्योमेट्री, आपने 2 तरीके की ज्योमेट्री पढ़ी है स्टूडेंट. तो पहली आपकी होती है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड की आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, यूक्लिडियन. एंड सेकंड है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सेकंड इज कोऑर्डिनेट, यूक्लिडियन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब दोनों ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट. यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आपने पैरेलल लाइंस के बारे में समझा, आपने सर्कल्स यहाँ पर देखे, यानी कि आपने ज्योमेट्रिकल फिगर्स को यहाँ पर देखा था. ठीक है, आपने यहाँ पर पैरेलल लाइंस देखा, एंगल्स के बारे में यहाँ पर समझा एंड ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि आपने यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर्स 2D 3D आपने पढ़े हैं. ठीक है, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर हम इन कुछ 2D एंड 3D शेप्स के साथ, इनके साथ हम इंट्रोड्यूस होते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जो शेप्स वगैरह आपने यहाँ पर देखे होते हैं उनको हमें कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से, कोऑर्डिनेट प्लेन की हेल्प से क्या करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, वी रिप्रेजेंट ऑल ज्योमेट्रिक फिगर इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन. यानी कि आप यहाँ पर किसी सभी ज्योमेट्रिकल फिगर को एक कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. जैसा आपने पढ़ा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस 2D, अगर आप 2D में जाते हैं तो एक्स वाई एक्सिस, अगर आप 3D में जाते हैं स्टूडेंट तो आपने एक्स वाई जेड, यानी कि ये 3D एंड 2D का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू, उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं. एंड फिगर्स की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिगर्स को समझते हैं 2D 3D को, वो हमारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर आता है. ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले अगर हम स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है, क्या आपने कभी स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पढ़ी है. जनरली आपको बुक्स में स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन नहीं मिलती है स्टूडेंट. तो एक डेफिनेशन को समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन हम किसको कहते हैं. यानी कि अगर मैंने एक कर्व फॉर्म किया स्टूडेंट, लेट इट इज अ कर्व, और यहाँ पर 2 पॉइंट्स आप ले लीजिए कर्व के. ठीक है, लेट इट इज A पॉइंट एंड इट इज B पॉइंट.
ए से बी पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है, ए एंड बी पॉइंट्स को आपने मिलाया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर क्या निकालते हैं, देखिए अगर आप डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन, अगर आप देखो स्टूडेंट, क्या ये लेंथ और ये लेंथ क्या इक्वल है? अगर आप ए बी की लेंथ मेजर करते हैं इस कर्व के साथ, तो क्या ये लेंथ इक्वल है? नहीं, ये लेंथ इक्वल नहीं होती है। अब यहाँ पर जो ये कर्व लेंथ है, यानी कि वो क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी। यही तो है, यहीं पर तो हमने 2 पॉइंट रिप्रेजेंट किए, यानी कि एक्चुअल लेंथ है, अगर हम देखते हैं ए बी का ये होता है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल लेंथ कर्व पार्ट, एंड ये क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपने फिजिक्स में, साइंस में पढ़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हम किसी कर्व पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि ए बी की ये लेंथ और ए बी की ये लेंथ विच इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों लेंथ यानी कि हमारी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम एक डिफाइन फॉर्म में नहीं ले सकते। अगर आप एक कर्व में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं या 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब अगर ये दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ, अगर आपने साइंस में पढ़ा है, तो एक्चुअल लेंथ यानी कि क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये डिस्टेंस ही तो होता है। यानी कि डिस्टेंस क्या है, जो आप टोटल कवर करते हैं, दैट इज डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर सिंपल सी बात बोले हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डज नॉट इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के इस केस में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की। यानी कि अगर आप इस ए बी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, वो यहाँ इस लेंथ के इक्वल नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके की कंडीशन में हम एक डिफाइंड फॉर्म यहाँ पर, यानी कि एक डेफिनेशन हम यहाँ पर नहीं दे सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं स्टूडेंट। और अब आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस के बीच में, यानी कि कोई भी दो, जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए स्टूडेंट। लेट हमने ए एंड बी ये पॉइंट ले लिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे मैंने ये 2 पॉइंट लिए ए एंड बी। तो अब आप क्या देखेंगे कि इस पॉइंट के बीच की, यानी कि डिस्टेंस, अगर आप ए बी फाइंड करते हैं, तो वो एक्चुअल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और एक्चुअल डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम होती है। कहने का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन, इसको अगर आप ऐसे समझ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये क्या है, ए बी के बीच में ये हमारी एक्चुअल डिस्टेंस भी है, राइट, ये क्या है, हमारी एक्चुअल डिस्टेंस भी है, और ये क्या है, हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और यू कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि स्ट्रेट लाइन के केस में हमारी जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस केस में हमारी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल बिटवीन ए एंड बी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ये हमारी इस केस में क्या हो जाती है, बिल्कुल इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं। तो चलिए अब स्ट्रेट लाइन की एक डेफिनेशन, यानी कि एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन की, तो उसको समझ लेते हैं। नॉट ओनली दिस पॉइंट स्टूडेंट, अगर आप ए बी, अगर आप यहाँ पर यानी कि सी डी भी, अगर आप कोई अनदर पॉइंट भी लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वो आपको एक्चुअल डिस्टेंस की क्या होती है, बराबर ही मिलती है, ठीक है। आप कहीं पर भी कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपके क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हमें एक डेफिनेशन मिल जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, देखिए, स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन
is a graph such that if we take any 2 points, if we take any 2 points on the graph, यानी कि अगर आप इसको ग्राफ के अंदर भी अगर आप स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं और किसी भी स्ट्रेट लाइन में कोई भी 2 पॉइंट्स आप लेते हैं ऑन द ग्राफ, द डिस्टेंस बिटवीन these 2 points through the curve, these 2 points through the curve, these 2 points, the distance between these 2 points through the curve is always equal to the shortest distance between them, the shortest distance between them. ठीक है, कहने का मतलब आपने अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर आप ग्राफ के अंदर, यानी कि अगर अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर अगर आप कोई 2 पॉइंट ए बी फाइंड करते हैं तो आपको ग्राफ में भी क्या मिलेगा, तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स थ्रू द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम। मैंने आपको एक प्लेन फिगर के थ्रू यहाँ पर बताया कि ए बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी एक्चुअल डिस्टेंस की क्या होती है, बराबर होती है। और ऐसा एक किस में पॉसिबल है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल होता है। ठीक है, कर्व लाइन को आप समझ चुके हैं, अगर हमने इन 2 पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो एक्चुअल यानी कि इस डिस्टेंस के इक्वल, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगी। तो ऐसा केवल आपका किस में पॉसिबल हो पाता है, स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की एक डेफिनेशन बन जाती है स्टूडेंट। नाउ चलिए इसको अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन आपकी क्या है, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट की कॉम्बिनेशन होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 2 तरीके की पढ़ी है, एक तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री आपने देखी और दूसरा आपने देखा ज्योमेट्री 2 टाइप्स की हैं, यूक्लिडियन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आप 2D एंड 3D शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और यानी कि आप केवल शेप से इंट्रोड्यूस होते हैं। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हम उन शेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन के अंदर, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर। 2D और 3D एक्सिस होते हैं हमारे पास, उनमें हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एंड देन हमने स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पढ़ी कि कैसे हमारे पास डेफिनेशन आती है, और जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो केवल स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो बात थी एक बेसिक से इंट्रोडक्शन की कि आखिर स्ट्रेट लाइन होती क्या है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने क्या पढ़ा, नाउ 10th में चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने पढ़े हैं स्टूडेंट, उसमें आपने क्या पढ़ा था, ऐसे हमारे पास क्या होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक्स एक्सिस होता है दैट इज -x, y एक्सिस एंड -y, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्स और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे आप देखते हैं तो -y, वर्टिकल y एंड वर्टिकल -y। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये दोनों प्लस होते हैं, यानी कि आपने देखा ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पर आप पॉजिटिव नंबर्स को शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका y पॉजिटिव नंबर्स होता है, यहाँ पर आपके x की निगेटिव वैल्यूज होती हैं, देन यहाँ पर आपकी x की भी, यहाँ y की निगेटिव वैल्यू होती है क्योंकि y की माइनस डायरेक्शन है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस होंगे। किसी भी पॉइंट्स के लिए यहाँ पर दोनों x एंड y कोऑर्डिनेट्स प्लस होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट माइनस है एंड y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होता है। नाउ कम टू थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट माइनस एंड y कोऑर्डिनेट भी माइनस। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट आपका x कोऑर्डिनेट प्लस एंड
वाई कोऑर्डिनेट आपका माइनस होता है। ठीक है, तो ये तो बात थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टूडेंट। तो चलिए अब स्ट्रेट लाइन का प्रेजेंटेशन हमारा कैसा होता है उसको हम देख लेते हैं। यानी कि प्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको स्ट्रेट लाइन कैसे दिखती है वो भी हम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक्सिस होती हैं, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस एस, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा स्टूडेंट। और इस तरीके से हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको इस तरीके से मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, ठीक है, ऐसे मिल जाएगी। यानी कि आपको किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। और कुछ आपको इस तरीके से, और स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, और इसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। यानी कि इस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन हमें प्रेजेंट होती है। और थीटा को हम बोलते हैं यहाँ पर इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो स्लोप होता है उसको हम यहाँ पर थीटा यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नाउ तो ये तो था हमारा प्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन का। अब हम आते हैं, आपने क्लास 10th में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे स्टूडेंट, उनको अब हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, केवल मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताऊंगी क्योंकि आपका डेरिवेशन यहाँ पर नहीं है, आपको यहाँ पर केवल फॉर्मूले का यूज करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए ना, फर्स्ट फॉर्मूला है तो कुछ फॉर्मूले जो हमें रिकॉल करने हैं 10th क्लास के, हमारे पास क्या है, ठीक है, फॉर्मूले हमारे पास होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस यानी कि आपने दो एक्सिस इस तरीके से हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करी स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारी एक्स एंड वाई एक्सिस है, माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हम यहाँ पर देखिए, इसको अभी ऐसे समझ लेते हैं, पी क्यू हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच के हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये हो जाता है स्टूडेंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पर समझते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आप बाकी फॉर्मूले भी लर्न करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो लेट ये मेरे पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस पे एक हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन क्या करी है, ड्रॉ कर ली है स्टूडेंट। यहाँ पर हमने इसको हम पहले थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। चलिए ये हमारे पास एक्सिस है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हमें एक स्ट्रेट लाइन, मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट मैंने लिया P एंड दूसरा पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर Q। P पॉइंट के, अब आप देखिए जो भी हमारे पॉइंट यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो लेट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। अब आप जब इन दो पॉइंट्स को क्या करते हैं स्टूडेंट, ज्वाइन करेंगे एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये तो हमने पढ़ा, यानी कि हमने कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक क्या किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हमें इस पी क्यू पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब आप अगर देखते हैं तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट है। अब इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से हम इस तरीके से शो करते हैं, तो O से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो O से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x1 कोऑर्डिनेट यानी कि O से P पॉइंट तक की डिस्टेंस ये है हमारा x1। O से लेके अगर आप Q पॉइंट तक की डिस्टेंस देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा x2।
क्योंकि हमारे x एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं तो x1 एंड x2, ठीक है। वैसे अगर आप y पॉइंट पे देखते हैं तो O से लेके P तक, यानी कि वर्टिकल अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y1 हो गया। और O से लेके Q तक, यानी कि इस पॉइंट तक अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हमारा y2 हो जाता है, ठीक है। दिस इज द y2 ऐसे। तो ये हमारे x1 y, यानी कि इस तरीके से हमारी डिस्टेंस यहाँ पर शो होती है। अब आप देखिए, मुझे PQ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी स्टूडेंट। अब इस लाइन में अगर आप देखते हैं तो इस, यानी कि मैंने P से लेकर के इस पॉइंट तक क्या किया है, y2 पे Q पे एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो PQ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारा x1 था, ये हमारा x2, यानी कि O से Q तक x2, तो P एंड Q यानी कि ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, दैट इज ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। यही तो हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। आपके पास O से Q तक की डिस्टेंस Q थी, O से P तक की डिस्टेंस x1 थी, तो P से Q कितना हो गया हमारे पास, x2 माइनस x1। नाउ अब अगर आप ऐसे देखते हैं, ये हमारे पास कितना है, यानी कि आप यहाँ देखिए, अब हमें ये डिस्टेंस, यानी कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर आता है, तो मुझे इसका परपेंडिकुलर और मुझे इसका बेस बनाना होगा ताकि मैं PQ को यहाँ से फाइंड कर सकूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो बेस हो गया x2 माइनस x1। नाउ परपेंडिकुलर, यानी कि इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट को लेट हम L एज्यूम कर लेते हैं, तो PL तो हो गया x2 माइनस x1 और LQ क्या हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा y2 है, ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लेते हैं मार्कर, तो देखिए यहाँ पर ऐसे इसको समझ लीजिए, ये पॉइंट हमारा Q है, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ये तो y2 है, और यानी कि इस बेस लाइन से लेके Q तक की डिस्टेंस y2। अब मुझे केवल Q और L, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की परपेंडिक, जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना है ना, ये देखिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो Q से L की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो डेट इज y2 माइनस y1, ठीक है। अब आप क्या लगा देंगे, PQ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो यानी कि हम यहाँ पर पाइथागोरस आप थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर, यही तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हुई है। नाउ आप देखिए PL कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QL इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आता है PQ स्क्वायर। तो PQ क्या हो जाएगा, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो PQ की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेशन था इस फॉर्मूले का, दैट डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक अपना एक्सिस हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, P एंड Q हमने दो पॉइंट्स लिए, P एंड Q को ज्वाइन, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x2 y2 थे। देन हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और हमें P एंड Q की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी थी स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हुए एंड देन पाइथागोरस अप्लाई किया, तो हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। हालांकि ये डेरिवेशन आपका क्लासेस में अभी 11th क्लास में नहीं है स्टूडेंट, तो आपको केवल अभी यहाँ पर फॉर्मूले लर्न करने होंगे, ठीक है। ये तो था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ सेकेंड फॉर्मूला हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला। अब जो आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, देन सेकेंड फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए, फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकेंड सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला में आप क्या पढ़ रहे होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास PQ लेफ्ट, हमारे पास PQ स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास PQ लाइन है, और सेक्शन फॉर्मूला यानी कि इसको कोई
इसको आप मान लीजिए कि कोई O पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको O पॉइंट पे कट किया जा रहा है और यहाँ पर यानी कि जो ये बाइसेक्ट तो नहीं बोलेंगे, यानी कि जो लाइन डिवाइड हो रही है वो लेट M और M1 और M2 के रेशियो पे डिवाइड होती है। तो हमें एक्चुअली यहाँ पर क्या फाइंड करना होता है, यानी कि जिस पॉइंट पे ये O पॉइंट यानी कि जो लाइन इसको कट कर रही उस जिस पॉइंट पे यानी कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, हमें उसके क्या फाइंड करने होते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट। लेट इसको हम x1 y1 अगर मानते हैं तो हमें इस O पॉइंट के यानी कि एक्चुअली आप जो सेक्शन फॉर्मूला में कर रहे होते हो वो क्या होता है, PQ आपने लाइन ड्रॉ करी, एक स्ट्रेट लाइन है PQ को एक O पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, कोई अनदर यानी कि थर्ड लाइन इसको O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। और लेट वो इनको किस रेशियो पे डिवाइड कर रही है, लाइन को M1 और M2 रेशियो पे। तो हमें यहाँ पर x1 y1 कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं एंड वो कोऑर्डिनेट होते हैं उस पॉइंट के जिस पॉइंट पे क्या हो रहा होता है, लाइन कट हो रही होती है स्टूडेंट। तो चलिए, तो ये आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, लेट अगर हम इसके कोऑर्डिनेट आप x y ले लीजिए, इसको हम लेते हैं x1 y1 और Q पॉइंट्स को हम ले लेते हैं x2 एंड y2, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड O पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy। तो यहाँ पर यानी कि x से क्या हो जाएगा, आप इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हो तो x आपके पास क्या हो जाता है, जिस रेशियो में कट करता है स्टूडेंट, दैट इज फॉर्मूला हमारे पास होता है m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। डिनोमिनेटर पे आपका वो रेशियो आता है जिस रेशियो पे लाइन कट होती है एंड x पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m1 एंड x2 देन m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। m1 यानी कि फर्स्ट जो आपका रेशियो है m1 वो x2 के साथ रहता है, प्लस m2 यानी कि सेकेंड रेशियो आपका x1 के साथ होता है, नीचे आपका डिनोमिनेटर पे आ जाता है जिस रेशियो में लाइन कट होती है। अब ऐसे आप y के पॉइंट निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, m1 के साथ हो जाएगा y2 प्लस m2 के साथ हो जाएगा y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला, जब कोई लाइन क्या करती है यानी कि अनइक्वल रेशियो में डिवाइड कर लेती है। अनइक्वल यानी कि इधर m1 पे काट दिया, उधर m2 पे काट दिया, रेशियो इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये लाइन लेट हमने वापस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट, P एंड Q, अगेन इसके हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं PQ। P इज x1 y1 एंड Q इज x2 y2। और अब हम एक लाइन ऐसे यहाँ पर कट करते हैं जो इसको क्या कर रही है, यानी कि O पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को बराबर बराबर कट करती है, यानी कि अब यहाँ पर M1 भी क्या हो जाएगा, 1 रेशियो मान लीजिए, और M2 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि M1 M2 बराबर बराबर हमारे दोनों तरफ कट होती है। तो इस केस में अगर आप O पॉइंट यानी कि x एंड y कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाते हैं, तो चलिए इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। midpoint formula, now it is midpoint formula, ठीक है। तो ये आपने x कोऑर्डिनेट पढ़ा, ये आपने पढ़ा y कोऑर्डिनेट, और ये हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूला हम अभी तक पढ़ चुके हैं। नाउ 1, 2 एंड थर्ड फॉर्मूले पे अभी हम आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि अब आपको स्ट्रेट लाइन को एक थर्ड लाइन ने क्या किया, मिड पॉइंट पे कट किया, तो इसको हम क्या कह देते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। यानी कि अभी तक जो m1 m2 रेशियो था, अब वो रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो चुका है स्टूडेंट। m1 यानी कि 1 के रेशियो पे कट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 भी 1 m2 भी 1, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m1 1 दैट इज x2 प्लस x1 अपॉन m, देखिए 1 प्लस 1 यानी कि 2, एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये होता है जब m1 m2 रेशियो पे कट करती है, रैंडम से कोई लाइन आती है और इसको किसी भी रेशियो में कट कर लेती है, तो वहाँ पर m1 m2 आ जाएगा।
अगर बीचों बीच से कट करती है तो वहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा, m1 m2 क्या हो जाएगा हमारा 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 रख दीजिए। एंड डिस्टेंस फॉर्मूला PQ होता है √x2² माइनस x1² प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो क्लास 10th से रिलेटेड हमारे फॉर्मूले थे स्टूडेंट, जो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हमारा 11th क्लास का जो टॉपिक आता है नाउ, ये तो हमारे 10th क्लास के टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप बिल्कुल थोरोली लर्न कर लीजिए, एक्सरसाइज में यूज़ करना होगा, तो इम्पॉर्टेंट है ये सारी बातें। नाउ अब आते हैं हम 11th क्लास के टॉपिक के लिए, जो अब हमें यहाँ पर देखना है, यानी कि नया जो आपका आता है वो है 11th क्लास का टॉपिक, और उसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो न्यू टॉपिक अब हमारा है स्टूडेंट स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो अब ये आप न्यू पढ़ने वाले हैं इन क्लास 11th। अब देखिए, आप स्लोप कह सकते हैं स्टूडेंट, आप इंक्लिनेशन कह सकते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक बुक है। ठीक है, ये मेरे पास एक बुक है स्टूडेंट। अब इस बुक में आप देखिए, ये मेरे पास एक बुक है, इसमें आप देखते हैं ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस समझ लेते हैं स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, यानी कि बेस है एक्स एक्सिस। तो इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, अगर मैंने ये एक्स एक्सिस के साथ इस तरीके से एक लाइन शो की, ठीक है, दैट इज लुक एट दिस, तो अगर आप ऐसे समझते हैं ये हमारा क्या है, बेस लाइन है, यानी कि एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के साथ जो ये स्टीप हमारा है, यानी कि इस तरीके से जो आपका क्या होता है, झुकाव। ठीक है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो झुकाव है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो झुकाव है वो हमारा, यानी कि ये एंगल हमारा क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट। और स्ट्रेट लाइन में आप एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को ही पढ़ने वाले हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे जैसे, यानी कि अगर मैं इस लाइन को, ये जो मेरी एंगल देने वाली लाइन है, अगर इस लाइन को हम क्या करते हैं, जैसे ये रोटेट करते हैं, ठीक है, ये लाइन अभी 90 डिग्री पे आ गई, यानी कि बेस के साथ एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन क्या हो गई हमारी, 90 डिग्री पे आ गई। अब देखिए, ये लाइन जैसे जैसे मूव करती है, इंक्लिनेशन हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा इंक्लिनेशन यानी कि इस तरीके का है, झुकाव के साथ है, जैसे जैसे स्टीप बढ़ता है वैसे वैसे इंक्लिनेशन भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, और जैसे जैसे क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे 180 पे आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, यानी कि अगेन पैरेलल, यानी कि क्या हो गई, 0 पे आ गया, यहाँ पर वापस हमारा इंक्लिनेशन थीटा क्या हो गया, 0 हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पर इंक्लिनेशन 90, यहाँ पर इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है, 90 से छोटे एंगल है। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्लोप क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप यानी कि उसका एंगल। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के, अगर आप इसको एक्स एक्सिस समझते हैं, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला जो हमारा एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। तो चलिए अब मैथमेटिकली हम इंक्लिनेशन को समझते हैं। नाउ तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट। इंक्लिनेशन आप कह सकते हैं, तो सबसे पहले स्लोप से पहले हम यहाँ पर इंक्लिनेशन को समझते हैं। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होता है, देखिए इसको हम डिनोटेड करते हैं, सो इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इसको डिनोट किया जाता है स्टूडेंट थीटा से। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज एन एंगल made by straight line with positive direction, of x axis in
एंटी क्लॉक। अब आपको ये पता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉक, यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन पॉजिटिव होती है स्टूडेंट, तो इसको हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेजर करते हैं। डायरेक्शन is called inclination of the straight line, inclination of the straight line। तो आप सीधे से समझ लीजिए, यानी कि मैंने ये एक्सिस शो किया है स्टूडेंट, ये मैंने एक्सिस शो कर दिया और लेट ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला, यानी कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें यानी कि एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन है स्टूडेंट। तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव, आपकी एंटी क्लॉक ये डायरेक्शन हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना एंटी क्लॉक। अगर आप ऐसे ले लेते हैं यानी कि क्लॉक डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव। तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन के साथ बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंक्लिनेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंक्लिनेशन, यानी कि थीटा हमारा, इसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं। अच्छा देखिए, अब एक्स एक्सिस के साथ ये भी एक्सिस एंगल, तो ये भी बनता है, अगर आप इसको अल्फा कहते हैं तो, बट देखिए एंगल तो आपका ये भी बनता है एक्स एक्सिस के साथ और ये भी बनता है, बट ये वाला एंगल क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल है, तो इसको हम इंक्लिनेशन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हमें एंटी क्लॉक और पॉजिटिव एंगल यहाँ पर देखना होता है। तो केवल थीटा यहाँ पर क्या होता है, इसलिए हम इसको थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ तो ये वाला एंगल भी बन रहा है, बट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, देखिए इस तरीके से बनता है, तो ये हमारा इंक्लिनेशन नहीं होता है। इंक्लिनेशन केवल एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि स्ट्रेट लाइन के साथ और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वही हमारा क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है स्टूडेंट। तो ये तो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन थी, एंड प्लीज आप वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ अब कुछ बातें यहाँ पर और हैं स्टूडेंट। अब आप देखिए, यानी कि ये तो था एक्यूट एंगल का, अगर आप ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या था, एक एक्यूट एंगल है। अब ये एक्यूट एंगल, अगर इस लाइन को हम क्या करें, मूव करवाते हैं, लेट अगर ये लाइन को हम इतना मूव कर दें कि ये क्या हो जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी कि अगर मैं इंक्लिनेशन लाइन को क्या करूं, वाई एक्सिस के पैरेलल कर दूं। ठीक है, अगर इस लाइन को हम यहाँ से घुमाते हैं, यहाँ से मूव करवाते करवाते क्या करते हैं, अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर दें, यानी कि इस तरीके से वाई एक्सिस के क्या कर दें, पैरेलल कर दें, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है इस पॉइंट पे इंक्लिनेशन, जब लाइन क्या हो जाती है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि अब जब आप यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, आप ऐसे कह सकते हैं, अभी चलिए हम केवल इंक्लिनेशन पे बात करते हैं, तो इंक्लिनेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि थीटा, जब हमारा ये थीटा क्या हो जाता है, व्हेन थीटा इक्वल हो जाता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, यानी कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में 90 हो जाएगा, जब ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, मूव करते 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 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और जब इस लाइन को हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ जीरो पे, अगर यानी कि इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस में कोइंसाइड कर जाती है स्टूडेंट, अगर ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करके यहाँ पर आ जाती है, तो थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, यानी कि अगर एक्स एक्सिस पे ये लाइन कोइंसाइड कर जाती है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमारे पास कुछ केसेस होते हैं नाउ, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ इंक्लिनेशन के केसेस होते हैं। तो ये 2 केसेस थे थीटा के लिए।
अब हम इंक्लिनेशन को, यानी कि यहाँ तक आपने समझ लिया स्टूडेंट कि इंक्लिनेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो बात थी थीटा की। अब हम आ जाते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी कि अब स्लोप क्या है, स्लोप को हम समझते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ पर है इसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप को थोड़ा सा, स्लोप मतलब झुकाव, अभी जो हमने बात करी थी स्टूडेंट, यानी कि जब हमारी क्या होती है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है अगर वो मूव कर जाती है, ठीक है, मूव करती है अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, कुछ उसका यानी कि कुछ स्लोप बनाएगी, कुछ झुकाव होगा, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो जैसे आपको पता है कि थीटा क्या होता है, थीटा होता है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही तो हमारे थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थीटा में आप क्या कर लीजिए, थीटा में अगर आप टेन थीटा, टेन को लगा लेते हैं, यानी कि थीटा के अगर आगे आप टेन थीटा का टेन को यूज कर लेते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या बन जाता है, स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ऐसा क्यों होता है उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसको सब स्लोप कहते हैं, यानी कि टेन थीटा क्या हो गया, स्लोप हो जाता है। और टेन थीटा को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा m के इक्वल भी होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। थीटा होता है इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और थीटा के आगे अगर आप 10 लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब 10 को ही हम क्यों चूज करते हैं स्टूडेंट, आपको पता है, लेट मैंने ये एक पॉइंट लिया, ये क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है। अब मुझे इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, स्लोप का मतलब क्या है कि मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 10 को ही क्यों लेते हैं उसको समझ लेते हैं। अब मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और दूसरा मेरे पास जो डिस्टेंस होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, यानी कि मेरे पास वाई एक्सिस परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस होता है स्टूडेंट। तो थीटा की वैल्यू के लिए टेन थीटा यानी कि y अपॉन एक्स, आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन कौन देता है, 10 देता है, तो इसलिए हम स्लोप फाइंड करने के लिए 10 एंगल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम, क्योंकि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों की नीड होती है, और ये रिलेशन हमें मिलता है 10 थीटा में स्टूडेंट, तो इसीलिए हम स्लोप को 10 थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 थीटा इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर m होता है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अब हम स्लोप को फाइंड कैसे करेंगे। तो चलिए स्लोप को फाइंड कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। नाउ अब टॉपिक है हाउ वी विल फाइंड द स्लोप। हाउ वी विल फाइंड द स्लोप, ठीक है। तो अब हम स्लोप को फाइंड कैसे करते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो उसके लिए हमने एक, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट प्लेन बना लीजिए, ठीक है। ये हमने एक प्लेन यहाँ पर फॉर्म कर लिया। इस प्लेन पे अगेन क्या करना है, देखिए ए और बी दो पॉइंट्स ले लीजिए, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट इज x2 y2, ठीक है। और ये लाइन को हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि इस तरीके से इन दो लाइनों से बनने वाली आपने स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ए और बी पॉइंट से बनने वाली स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी, और ये क्या है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या हो गया, इंक्लिनेशन है, ठीक है। थीटा हमारा इंक्लिनेशन है। अब हमें थीटा यहाँ पर फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो आपको पता है, यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं हम पहले। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसके लिए देखिए O से लेके, यानी कि इस पॉइंट के एक्स एक्सिस, ये थोड़ा सा फिगर हम, यानी कि पॉइंट्स को थोड़ा
और ऊपर कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए प्रॉपर एक फिगर हम दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा फिगर है, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस पे हम ये दो ए एंड बी पॉइंट हमने यहाँ पर एज्यूम किए स्टूडेंट। लेट ए पॉइंट एंड इट इज बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इनको हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट्स के थ्रू जाने वाली ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट। नाउ ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब इंक्लिनेशन हमें फाइंड करना है, यानी कि थीटा की वैल्यू। थीटा कहाँ बन रहा है, एक्स एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉक चलने पे हमें क्या मिल जाता है, थीटा मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए थीटा हम फाइंड करते हैं। हमें पता है कि स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा m के इक्वल होता है। यानी कि हमें यहाँ पर tan की वैल्यू फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर और बेस हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए नाउ O पॉइंट है, ओरिजिन से लेके, यानी कि अगर इस पॉइंट को आप देखते हैं तो O से लेके इस A पॉइंट तक की डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे x1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस x1 है। और अगर आप यहाँ पर B पॉइंट तक की, यानी कि O से लेके अगर B पॉइंट की डिस्टेंस देखते हैं तो ये क्या है, हमारी x2 होती है, ठीक है। ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास x2 हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब आप देखिए, नाउ ऐसे y एक्सिस पे देख लीजिए, ये हमारी y एक्सिस है, O पॉइंट से लेके A, यानी कि ये डिस्टेंस y1 इसके कोऑर्डिनेट है, तो ये y1 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, यानी कि अगर आप यहाँ देखते हैं O से लेके A तक की डिस्टेंस, ये क्या है, यही तो हमारी y1 होगी, यानी कि y1, तो ये हमारे पास है y1, ठीक है। इस बेस लाइन से यहाँ A तक की पॉइंट की डिस्टेंस y1 वर्टिकल, अगर आप देखते हैं इस बेस से B तक की डिस्टेंस, और ये क्या है हमारे पास y2 है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बेस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और एक हमने क्या बना दिया यहाँ पर, ये हमें क्या मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है। अब आप देखिए, आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है स्टूडेंट, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, क्या ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ जी बिल्कुल थीटा होगा। अगर ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि इसके पैरेलल हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये दो पैरेलल लाइन है और इनको एक ट्रांसवर्सल अगर कट करती है स्टूडेंट, तो यानी कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेलल लाइंस की, हमने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी, और ये ट्रांसवर्सल आपने पढ़ा था, जब पैरेलल लाइंस को क्या करती है, ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो उस रिलेशन से ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि थीटा। तो हम इसको भी फाइंड करते, तो ये भी तो इंक्लिनेशन ही है, ये भी तो हमारा थीटा की ही वैल्यू देगा। तो चलिए यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं, आपको पता है ये थीटा हो गया, तो tan थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा। अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, यानी कि tan थीटा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमें चाहिए, ठीक है। बी से लेके बी पॉइंट से लेके ये डिस्टेंस, चलिए इसको नेम दे देते हैं बी डैश, और ये वाला हमारा ए पॉइंट। तो बी से बी तक बी डैश क्या हो जाएगा, ये पूरा देखिए, ये पूरा हमारे पास y2 है और ये y1 है, तो b से b डैश यानी कि क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, b से b डैश हो जाएगा स्टूडेंट y2 माइनस y1, और a से b डैश क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारे पास x2 है और ये हमारे पास x1 है, डेट इज ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो अब हमारे लिए इजी हो जाता है यहाँ से tan थीटा फाइंड करना। तो tan थीटा हमें पता है कि स्लोप आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होगा, डेट इज bp डैश अपॉन ab डैश, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू bp डैश की वैल्यू आती है y2 माइनस y1 अपॉन a डैश, हमारे पास ab डैश आता है x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाती है स्टूडेंट tan थीटा की, एंड विच इज इक्वल्स टू m। स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज
दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास tan थीटा क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज इक्वल्स टू m। तो आई होप मैंने पूरी कोशिश यहाँ पर की है कि आपको मैं स्लोप के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करके बता सकूँ स्टूडेंट। आप जैसे हमने शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए फाइंड किया था, बस वैसे ही आपको फाइंड करना होता है। आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, देन आप एक दो पॉइंट्स को लेते हुए आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे। देन आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको थीटा फाइंड करना है, tan फाइंड करना है, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर चाहिए जिससे हम परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ कर पाते हैं। देन परपेंडिकुलर एंड बेस डिस्टेंस को आप फाइंड कीजिए और tan थीटा से आप यहाँ पर स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हम स्लोप को यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ तो चलिए इसको थोड़ा सा हम, तो ये तो बात थी स्टूडेंट हमारी स्लोप की। तो चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवाती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ बी कंटिन्यू विद माय वीडियो।